हम लोग क्या क्या किए हैं अभी तक, है ना। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेटा क्या होता है। क्या क्या जी परमजीत, डेटा क्या होता है ऑलरेडी जानते हैं ना। क्या है ये? सेट ऑफ फैक्ट्स है। प्रोग्राम क्या होता है ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं जानते हम लोग। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। कह सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर में हमने दो टाइप देखा था। क्या क्या देखा था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या देखा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूज टू परफॉर्म a specific task, used to perform a specific task, एक खास तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बोलेंगे इसको? यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज, है ना, द सिस्टम। जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता है उसे क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे काम होते हैं बच्चा जो हमें करना ही होता है डे टू डे लाइफ में, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो या हम प्रोफेशनल लाइफ में हो। कुछ ऐसे काम हैं डे टू डे, ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं रिलेटेड टू आवर सिस्टम जो हमें करना होता है। और उस काम को करने के लिए हमें कुछ क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? खास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो चलिए पहले मैं इसी की बात करूं। अरे पूरा भूमिका तैयार हो रहा है लिनक्स के लिए ही, लेकिन वहां तक डायरेक्ट इन लोग को कुदा के पहुंचाएंगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। तो इतना क्लियर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम लोग जाने हैं पहले भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब जैसे कि मान लो हमें क्या करना है भाई, हमें कोई मूवी देखनी है, कोई सॉन्ग सुनना है, तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? क्या चाहिए इसके लिए? कोई एक मुझे चाहिए मीडिया प्लेयर, है ना। तो अगर हमें मीडिया प्लेयर चाहिए तो कौन सा मीडिया प्लेयर हम लोग प्रेफर करेंगे? कोई भी किसी का फेवरेट हो सकता है, लेकिन मीडिया प्लेयर ऐसा हो कि हमको अलग अलग फाइल टाइप को यूज़ करने के लिए अलग अलग रखना ना पड़े। बस एक ही हमारा पैरामीटर है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर कि भाई ये मेरा फेवरेट हो मेरा दुश्मन। नहीं, हम वैसे एप्लीकेशन को प्रेफर करेंगे कि एक ही काम को करने के लिए अलग अलग यूज़ करना ना पड़े। तो उस हिसाब से देखें तो VLC को हम यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? VLC। और VLC क्या है? VLC एक मीडिया प्लेयर का नाम है। VLC क्या है? एक मीडिया प्लेयर का नाम है जो किसी भी तरह के मीडिया फाइल को सपोर्ट कर देता है, चाहे MP3 हो, MP4 हो, MKV हो, है ना, FLB हो, सभी फॉर्मेट को, जितना भी ऑडियो और वीडियो का फॉर्मेट होता है वो उसे सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ये रिकॉर्डिंग भी करता है। जो अभी हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं किसकी मदद से? एक अलग सॉफ्टवेयर की मदद से ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो है ना काम का। दूसरा जो मेरे लिए काम का होता है मीडिया प्लेयर, जिसका नाम क्या है? VLC। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है हमारे लिए वो क्या होता है? मुझे फाइल को क्या करना होता है? कॉम्प्रेस करना होता है, या कोई जो फाइल हमें कंप्रेस करके भेजा है उसे क्या करना होता है? एक्सट्रैक्ट करना होता है। कंप्रेस का मतलब कि मान लो कि कहीं हमको जाना है तो अपना पैकिंग करेंगे ना, तो जो पैकिंग किए ताकि ट्रैवलिंग आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैरी कर सके, उसी को क्या बोलेंगे? कंप्रेस करना। आज जब पहुंच गए घर तो सब चीज़ निकाल कर रखेंगे ना अपने जगह पे, तो क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट करना। अब जैसे कि आप लोग को क्लास आना है तो अपना नोटबुक, पेन, कॉपी, वाटर बॉटल सब पैक करते हो ना, तो क्या हुआ? कंप्रेस करना। और यहाँ आए तो क्या? नोटबुक को निकालेंगे, अपना लैपटॉप निकालेंगे, पेन निकालेंगे, वाटर बॉटल निकालेंगे, लंच बॉक्स निकालेंगे। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट करना हुआ। तो ये बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ है, कंप्रेस करना और एक्सट्रैक्ट करना। यस या नो? यस। और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं WinRAR। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हर किसी को यूज़ करना है, इधर वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, दोनों को। अब तीसरा चीज़ क्या चाहिए मुझे? एक हर बंदे को
तो एक इंटरनेट ब्राउजर चाहिए सर। क्या चाहिए? इंटरनेट, एक इंटरनेट ब्राउजर चाहिए। क्या बिना आज के डेट में इंटरनेट का क्या है, लाइफ एकदम फीका है। नहीं, कोई भी बंदा किसी के मोबाइल से सिर्फ इंटरनेट गायब हो जाए, वो मोबाइल देखबो ना करेगा पलट के। क्या करेगा वो? स्मार्टफोन के नाम पे वो धब्बा है। स्मार्ट तभी है जब उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो सोचो कि इंटरनेट जब इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो इंटरनेट पे कंटेंट को खोलेंगे कैसे? क्या यहाँ से हम इंटरनेट का कंटेंट ब्राउज करेंगे एमएस वर्ड में? नहीं तो पॉसिबल है। तो इंटरनेट ब्राउज़र, अब इसमें बहुत सारा ब्राउज़र है सर। अब किसी को हम पर्सनली मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या यूज़ किया जाए? वैसा ब्राउज़र जो हर तरह के कंटेंट को रेंडर कर सके। ब्राउज़र में जो खुलता है उसको बोलते हैं रेंडर करना। ब्राउज़र में जो भी चीज़ें खुल के दिखती है उसको क्या बोलते हैं? कि ये कंटेंट रेंडर हो रहा है। तो हमें ऐसा ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए जिसमें हर तरह के कंटेंट को क्या किया जा सके? रेंडर किया जा सके, और जो बहुत सारा एडवांस फीचर भी दे दे। अब जैसे एडवांस फीचर के नाम पे एक हम नाम बताते हैं। मान लो कि हम काम कर रहे हैं इस ऑफिस में, अभी हम चले गए हैं हॉलीडेज पे, छुट्टी पे चले गए हैं गर्मियों का, और हम चले गए हैं सिंगापुर। और यहाँ ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो मुझे किसी पार्टी को मेल करना है। हम इस कंप्यूटर का किसी को पासवर्ड नहीं बता सकते क्योंकि हमारा पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल है। तो हम चाहते हैं हम सिंगापुर में भी रहें, फिर भी हम अपने इस लैपटॉप को यूज़ करके जो काम मेरे को करना है वो हम कर सकें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। किसके द्वारा? एक छोटे से इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के द्वारा ही इस काम को कर सकते हैं। और उसी ब्राउज़र का नाम क्या है? गूगल क्रोम। क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हम? गूगल क्रोम। नहीं? अच्छा, अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए डे टू डे लाइफ में? गाना फिल्म देख लिए, फाइल कंप्रेस एक्सट्रैक्ट कर लिए, इंटरनेट भी ब्राउज कर लिए। अब क्या करना पड़ सकता है? अब करना ये पड़ सकता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लो कि हम एक प्रोफेशनल हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उसका सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए? स्क्रीन रिकॉर्डर। क्या चाहिए? स्क्रीन रिकॉर्डर। अब स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत सारा है सर, लेकिन कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसा है कि स्क्रीन रिकॉर्ड भी करता है और उसको एडिट भी करने का फैसिलिटी देता है। तो हम रेकमेंड करेंगे वैसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो स्क्रीन को रिकॉर्ड भी करे और उसे एडिट भी कर सके। कैसा रहेगा? अब इसमें एक नाम आता है, हालांकि पैसा लेता है, उसका नाम है फिल्मोरा। अगर फ्री वाले पे जाना है तो आप कैमटेशिया यूज कर सकते हो। कैमटेशिया भी एक अच्छा, बहुत पुराना है, मतलब पर्सनली मैं इसको यूज कर रहा हूँ 2008 में से। सोचो कितना पुराना है। बहुत लोग तब पढ़ना भी नहीं शुरू किया होगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर पैसा के साथ जा रहे हैं, पेड के साथ जा रहे हैं, तो आप इसको यूज कीजिए, और अगर आप फ्री के साथ जाना चाह रहे हैं तो इसको यूज कीजिए। अब ये सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, उसको वीडियो को क्या कर रहा है? एडिट भी करने का फैसिलिटी देता है। और ये चाहिए ही होता है हम लोगों को। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि आज के डेट में आप किसी को पढ़ाना चाहिएगा, किसी से पढ़ना चाहिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट अभी है किसी रिमोट लोकेशन पे, जैसे कि मान लो कि दरभंगा का मेरा क्लाइंट है, मोतिहारी का क्लाइंट है। अब उसके सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें उस प्रॉब्लम को ठीक करने जाना पड़ेगा तो मोतिहारी जाएंगे तो समय वो मरेगा, भाड़ो लगेगा। और अगर हम रिमोटली यहीं से अपने लैपटॉप से बैठे बैठे अगर उसके लैपटॉप पे या उसके कंप्यूटर पे कोई भी प्रॉब्लम है अगर ठीक कर दें तो कैसा रहेगा? टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। अब मान लो कि वहाँ जाने के बाद उसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम के लिए 10,000 लेंगे, वो भी उसको अखड़ जाता है। आज जाने में तो इतना खर्चा है कि 10,000 से कम क्या बोलेगा आदमी। तो क्या किया जाए? बिना गए हुए अगर ठीक कर ले तो हज़ारों रुपया लेंगे तो भी बचत है और भी खुश, उसको तो काम होने से मतलब है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक रिमोट सपोर्ट एप्लीकेशन चाहिए, रिमोट सपोर्ट या ट्रेनिंग, रिमोट सपोर्ट या ट्रेनिंग। और इसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है सर, लेकिन
एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सब कामें करके दे देता है, उसका नाम क्या है? जूम। टीम व्यूअर है, एनी डेस्क है, जैसे पढ़ते जाओगे बहुत नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन जो सभी तरह का काम करके दे दे रहा है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जूम। अब जूम में दोनों चीज़ है, फ्री भी है, पेड भी है। लेकिन फ्री वाले में लिमिटेशन है थोड़ा, कि एक सेशन आप 40 या 45 मिनट का ही ले सकते हैं, फिर आप दूसरा सेशन दोबारा स्टार्ट कीजिए। तो काफ़ी है, अगर फ्री का यूज़ कर रहे हैं, अगर इतना भी फीचर मिल रहा है तो इट्स नॉट बैड, चलेगा। तो रिमोट सपोर्ट के लिए ये चाहिए। अब एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लीजिए कि हमें किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना है, क्या करना है? किसी डिवाइस को, अब वो डिवाइस किसी का कंप्यूटर हो सकता है, कोई राउटर स्विच भी हो सकता है, कोई सर्वरों हो सकता है, तो हमें रिमोट एक्सेस करना है। क्या करना है? रिमोट सपोर्ट नहीं देना है, रिमोट एक्सेस करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन, एकदम छोटा सा, मतलब कुछ केबी का, उसका नाम क्या है? पुट्टी। ये बहुत काम का है, प्रोफेशनली इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या काम, समझ में आ रहा है सबको? मैं इधर काम लिख रहा हूं और इधर नाम लिख रहा हूं कि उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। अब इसके अलावा अच्छा एक बात बताओ कि हमें कोई ऐसा पढ़ाई करना है, ध्यान से सुनना है, कुछ ऐसा पढ़ाई करना है जिसके लिए हमको 4 गो कंप्यूटर चाहिए। अगर 1 गो कंप्यूटर खरीदेंगे तो कितना खर्चा आएगा? आज जितना चीज़ें सस्ती है उस हिसाब से अगर देखें तो एक सड़ा हुआ भी लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो कम से कम 30-32 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो अमृत तो महंगा ही होता है और दुर्लभ होता है, और अभी हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 30-32 हज़ार से कम में कोई लैपटॉप मिलेगा नहीं। तो सोचो कि अगर 4 कंप्यूटर चाहिए, 4 लैपटॉप चाहिए मुझे किसी भी लैब को करने के लिए, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए, तो अच्छा खासा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा लैपटॉप खरीदने के लिए, हाँ कि ना? हाँ। तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम इसी अपने एक सिंगल कंप्यूटर को 4 कंप्यूटर बना दें? इस सिंगल कंप्यूटर को ही क्या बना दें? 4 कंप्यूटर बना दें। ऐसा कोई उपाय है? तो बोलेंगे हाँ, ऐसा उपाय है कि एक ही कंप्यूटर को हम क्या बना दें? 4 कंप्यूटर बना दें। और ऐसे भी 4 कंप्यूटर क्यों बनाएंगे, इसका कारण समझ लो। देखो, एक ऐसे जो सिंगल एक कंप्यूटर होता है, एक नॉर्मल यूजर अपने कंप्यूटर का मुश्किल से 10 से 20% रिसोर्स को ही यूज कर पाता है। रिसोर्स मतलब जो इसमें कल पुर्जे लगे हुए हैं उसका, चाहे वो रैम हो चाहे हार्ड डिस्क हो, उसका कितना % इस्तेमाल कर पाते हैं? 10 से 20%। अब बाकी क्या जा रहा है? वेस्टेज जा रहा है। अब फिर एक कंप्यूटर इसने खरीद के लाते हैं तो उसमें भी 80% रिसोर्स क्या जाएगा? वेस्टेज जाएगा। तो मान लो पैसा हइयो है तो बर्बादी न कर रहे हैं, और न है तब तो फिर खरीदने का बातें नहीं सोचेंगे। तो रिसोर्सेज का वेस्टेज करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए? देखो कैसे देखेंगे रिसोर्स? तो रिसोर्स देखने के लिए, मतलब इसके सारे कंपोनेंट्स को देखने के लिए, यूजेस को देखने के लिए एक शॉर्टकट यूज किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाए तो क्या खुल गया? टास्क मैनेजर खुला। और टास्क मैनेजर में कहाँ जाएंगे? परफॉर्मेंस पे जाएंगे, और परफॉर्मेंस में देख के बताओ कि सीपीयू का कितना % यूज हो रहा है जी? 27%। हम तो 20% बोल दिए थे, तो कोई ज़्यादा नहीं कम बोले थे। मेमोरी का कितना % यूज हो रहा है? ये भी 29% दिखा रहा है ना। हार्ड डिस्क और कितना यूज हो रहा है? वो 0%। मतलब कि हम बिल्कुल सही बोले थे कि 10 से 20% यूज कर रहे हैं, 80% क्या है? ऐसे ही वेस्टेज है, बेकार पड़ा हुआ है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। अब जैसे कि मान लो कि हमारे घर में पहले से 4 लोग हैं काम करने वाले, आज 4 लोग में मुश्किल से 2 लोग काम कर रहे हैं या 1 लोग काम कर रहे हैं, 3 गो ऐसे ही बैठ कर टंडेली कर रहे हैं, और हम फिर और 4 लोग का हायर करें कि जो बेकार बैठे हुए उन्हीं को इंगेज करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे एक सिंगल कंप्यूटर पे ही मल्टीपल कंप्यूटर जो बनाते हैं उसको कहते हैं वर्चुअल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? वर्चुअल कंप्यूटर।
और वर्चुअल कंप्यूटर बनाने का फायदा क्या होगा कि जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अब एक सिंगल कंप्यूटर अगर इस पे हम रन कर रहे हैं तो 20% रिसोर्स को यूज कर रहा है। ऐसा आओ 3 को बना देंगे तो 20-60 और यूज करेगा, आएगा फिजिकल वाला मतलब 80, तब वो 20% बचेगा। अब पैसा भी बच गया क्योंकि अलग से हमको लैपटॉप खरीदना नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल कंप्यूटर। वर्चुअल कंप्यूटर, वर्चुअल कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो फिजिकल कंप्यूटर के रिसोर्स को यूज करके ही इस पे हम और भी कंप्यूटर क्रिएट करते हैं वर्चुअली, मतलब फिजिकली अलग कंप्यूटर नहीं है। इसी कंप्यूटर के ऊपर इसी के रिसोर्स बोले तो रैम, बताया ना इन सब के बारे में, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर का यूज करके इस पे जो हम कंप्यूटर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल कंप्यूटर। क्लियर? अब जो वर्चुअल कंप्यूटर बनाना है तो ये भी एक खास तरह का ही काम हुआ ना। और हम लोग क्या पढ़े हैं जी कि कोई खास तरह का काम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये वर्चुअल कंप्यूटर जो बनाते हैं, इसको बनाने के लिए जो खास एप्लीकेशन यूज करते हैं उसका भी कुछ नाम है कि नहीं? क्या बोलेंगे? हाँ, इसका भी नाम है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है VMware। क्या नाम है इसका? VMware। याद रहेगा? चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आगे आप लोग पढ़िएगा कि हमें क्या करना है भाई, नेटवर्किंग करना है। BCA वाले को है पढ़ना। अब नेटवर्किंग क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो, 2 या 2 से अधिक कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज को जोड़ना हो, तो इसके लिए हमें किसकी पढ़ाई करनी होगी? नेटवर्किंग की पढ़ाई करनी होगी। और नेटवर्किंग का अगर हमें लैब करना है तो इसके लिए हमें चाहिए राउटर, स्विच। अब जैसे कैसे हमको अगर 2-4 गो कंप्यूटर चाहिए था तो 2-4 गो कंप्यूटर ना इस्तेमाल करके एक ही कंप्यूटर पे 2-4 गो कंप्यूटर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? VMware का। तो वैसे ही अगर हमें नेटवर्किंग का लैब करना है तो इसके लिए हमें चाहिए राउटर, स्विच। ये सब डिवाइस का नाम है। अब बहुत महंगा भी आता है। अब मान लो कि राउटर स्विचेस एवरेज अगर भी देखें तो 70-80 हज़ार रुपये में आता है, सबसे घटिया वाला। तो उतना अगर हम पैसा लगाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो मुश्किल होगा ना। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जैसे कि वर्चुअल कंप्यूटर बना लिए वैसे ही वर्चुअल क्या बना लें? राउटर स्विच बना लें। तो उसके लिए हमें वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना हो, नेटवर्क एंड डिवाइसेस बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उसका नाम क्या होता है? पैकेट ट्रेसर। क्या नाम है? पैकेट ट्रेसर। याद रहेगा? तो अभी फिलहाल हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? VMware। किसका इस्तेमाल करेंगे? VMware का। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर? तो और भी कोई बेसिक काम होगा जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में पड़ता होगा, सोच के बताइए। तो गाना सुन ही लिए, इंटरनेट चला ही लिए, फाइल वाइल किसी को भेज ही लिए, है ना। एक और काम पड़ता है बहुत ज़्यादा लोगों को। अब नौकरी करना है या शादी करना है तो बायोडाटा बनाएगा ना, ये नहीं बनाएगा? हाँ, तो इसके लिए ऑफिस से रिलेटेड काम करना होता है। क्या काम करना होता है? एक ऑफिस से रिलेटेड काम करना होता है। ऑफिस रिलेटेड वर्क करना होता है। और ऑफिस रिलेटेड वर्क में बहुत सारा काम आ जाता है। और इसको करने के लिए एक एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना होता है, और जिसका नाम क्या है? MS ऑफिस। एकदम सबको पढ़ना है, 0 से हीरो तक सब। अब ऑफिस रिलेटेड वर्क में क्या क्या हो जाएगा आपका? ऑफिस रिलेटेड वर्क में पहला काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें एक लेटर लिखने से लेकर के बायोडाटा बनाने से लेकर बुक बनाने तक का काम होता है। उसी को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा जो काम होता है वो होता है ऑटोमेशन का। और ऑटोमेशन के काम को करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? MS एक्सेल का।
और तीसरा काम होता है प्रेजेंटेशन का। और प्रेजेंटेशन का काम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एमएस। नाम सुना हुआ तो लग रहा होगा कुछ लोगों को। तीसरा काम करते हैं हम लोग, तीसरा क्या, चौथा हो जाएगा ना, डेटाबेस का। और डेटाबेस का काम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एमएस एक्सेस। ही बड़ा काम का है। अगर किसी को अपना पूरा दुकान के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर बहुत उसको कोडिंग एकदम नहीं आता है, 0 बट्टा सन्नाटा कोडिंग है उसका, तो एमएस एक्सेस का यूज करके सॉफ्टवेयर बना सकता है ये अपने दुकान के लिए। इतना ये इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। और यूँ समझ लो कि डेटाबेस किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है, किसी भी कंपनी का ये बैकबोन है, इसके बिना कुछ नहीं। डेटाबेस मतलब एक कंपनी में जो भी डेटा है उसका पूरा हिसाब किताब। और पांचवा जो काम होता है ये और इम्पॉर्टेंट है, इसका मेलिंग। क्योंकि आज के डेट में आप किसी को फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे जो ऑफिशियली डेटा भेजिएगा वो मान्य नहीं होता है। तो जो ऑफिशियली कन्वर्सेशन होता है वो कौन सा मान्य होता है? वो होता है मेल का। अब मेलिंग के लिए यूज होता है एमएस आउटलुक का। एमएस आउटलुक का याद रहेगा ये पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा था वो क्या है, याद है आप लोगों को? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग। ऐसे नहीं भूलिएगा तो काम नहीं चलेगा, हम बीच बीच में पूछते रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक दूसरा भी है जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर किनको चाहिए? जो डेवलपर हैं, जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है ऑलरेडी मालूम कि नहीं? ये हमारे कंप्यूटर को चालू करता है, हमें काम करने के लिए एक यूज़र इंटरफेस देता है, ये हमारे फाइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे लिए मेमोरी एलोकेट करता है ना। ये अगर इसको हम 2-4 गो काम एक के बार सौंप दिए तो कौन सा काम पहले, कौन सा काम उसके बाद, ये सब संभालने का मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हम कंप्यूटर से कोई काम कर सकते हैं? नहीं सर, इसको तो ऑन ही नहीं कर पाएंगे अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो काम कहाँ से कुछ कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, हाँ कि ना? यस। तो क्या कह सकते हैं हम कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज an interface between user and computers ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या करता है? एक मीडिएटर का काम करता है। नहीं, और ये बहुत तरह का काम करता है। ऑलरेडी ये सारी बातें मैं लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब टू द पॉइंट आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बच्चा, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ले लें। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर। अब क्या क्या पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या नाम है बता सकते हो आप? हाँ, क्या बोल सकते हैं? विंडोज़। अब विंडोज़ में हम लोग कौन सा आज के डेट में यूज़ करते हैं, या आप लोग देखे होंगे? नाम बता सकते हैं? विंडोज 7 कौन कौन देखा है? देखे हो। फिर विंडोज़ 8 भी देखे होंगे, हालांकि ये थोड़ा विलुप्त टाइप का था, कम ही लोग देखे होंगे क्योंकि ये बहुत चला नहीं था। ये बनाया गया था टच स्क्रीन के लिए, है ना, क्योंकि ये बहुत सारा आपका रिजेंबल करता है एंड्रॉयड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़, हाँ, विंडोज़ 10 जो चला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट जब जब हार्डवेयर में हाथ आजमाया, निराशा हाथ लगी। विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर में ठीक है। अब मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर गाना गाने लगे, थोड़ा लगेगा लोगों को, क्योंकि हर किसी का एक कहीं ना कहीं किसी फील्ड में एक अलग तरह का इमेज बन चुका होता है ना। हाँ, दूसरे रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक ही रूप में उनका एक्सेप्टेंस है।
नहीं, विंडोज 10 के बाद फिर आज के डेट में क्या आ चुका है, विंडोज 11 आ चुका है। अब इसके बाद फिर क्या है, हाँ दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, लाइनेक्स है। और यू नो कि जितना भी हम लोग वेबसाइट वगैरह देखते हैं सब में किसका इस्तेमाल होता है, लाइनेक्स का। जो स्मार्टफोन देखते हैं उसमें भी बैकएंड में क्या है, लाइनेक्स है। जो गाड़ी वाड़ी में देखते हैं, फ्रिज वगैरह में देखते हैं, स्मार्ट टीवी में देखते हैं, सब में बैकएंड में क्या है, लाइनेक्स है। तो लाइनेक्स एक बहुत ही पॉपुलर और वाइडली यूज्ड एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइनेक्स का भी अलग अलग वर्जन होगा सर, हाँ बिल्कुल है। तो लाइनेक्स में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं RHEL7, लाइनेक्स में हम लोग पढ़ेंगे काली, है ना, और लाइनेक्स में पढ़ेंगे UBUNTU ubuntu। और देखो तीनों समझ लो कि एक फैमिली में 3 लोग हैं और तीनों का काम बटा हुआ है। कुछ लोग किचन का काम करेंगे, कुछ लोग घर सफाई का काम करेंगे, अब कुछ बाहर से पैसा कमा के लाएंगे, सबका काम बटा हुआ है ना। तो काली ये लाइनेक्स RHEL का काम है सर्वर का। किसका काम है ये, सर्वर का। काली का काम जो है वो होता है बेसिकली हैकिंग का। किस चीज़ का, हैकिंग का। अब मान लो कि मुझे हैकिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, जैसे कि वाईफाई का पासवर्ड ब्रेक करना है, या इनके पास कोई PDF फाइल था, PDF फाइल पे पासवर्ड लगा के भूल गए हैं, उसका पासवर्ड ब्रेक करना है ना। तो इस तरह का काम हम किस लाइनेक्स के कौन से वर्जन के साथ करेंगे, काली के साथ करेंगे। अब मान लो मुझे खुद का एक वेब सर्वर बनाना है ताकि हम अलग अलग कंपनी को होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करें, उससे पैसा लें और उसका वेबसाइट अपने सर्वर पे रखें। इसी को बोलते हैं होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना, जिसके लिए साल भर का लोग मिनिमम 8,000 रुपये से लेके लाख रुपया चार्ज करता है। तो अगर मान लो मैं खुद का एक होस्टिंग सर्विस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा लाइनेक्स का वर्जन इंस्टॉल करना होगा अपने सर्वर पे, RHEL7। काली का क्या काम है, हैकिंग का। और मान लो कि हमें नॉर्मल काम जो विंडोज 7 पे करते हैं, विंडोज 10 पे करते हैं, वही काम मुझे करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई कॉपीराइट का इशू ना आए, लाइसेंस का इशू ना आए, स्लो ना चले, कोई आसानी से हैक ना कर सके। तो इसके लिए लाइनेक्स का एक बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम क्या रखा गया है, ubuntu। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेस्कटॉप के लिए, क्या बोलेंगे इसको, डेस्कटॉप के लिए। नॉर्मल काम के लिए किसका यूज़ करेंगे, ubuntu। हैकिंग के काम के लिए किसका यूज़ करेंगे, काली। और सर्वर वाला काम लेना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो लाइनेक्स का 3 मेन अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है तो आपको लाइनेक्स समझ लीजिए पूरा आता है। आगे बढ़ें। अब हमें ये बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब इतना महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में हमें सबसे पहले डीपली पढ़ना चाहिए, बिना इसके तो कुछ नहीं है। अब चाहे आप BCA करो, चाहे BTech करो, चाहे MCA करो, MTech करो, या फिर O लेवल करो, हर जगह सिलेबस का पार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग पेपर ही होता है ना। कैसे आप पढ़ते हो तो अलग अलग पेपर होता है ना, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसे ही कोई भी अगर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करोगे तो उसमें एक पेपर है जिसका नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसलिए अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो कि सिस्टम का क्या है, कोर कंपोनेंट, कोर पार्ट। इसके बिना तो सिस्टम क्या है, एक बेजान मशीन है, एक मेटल है जिसको म्यूजियम में रखेंगे, 10 रुपये का टिकट लोग लेके देखेगा, इसको काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग, आज हमारा मकसद है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डीपली समझना, है ना। कैसे समझते हैं, कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो देखो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें समझना है बच्चा, तो उसको हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना सीखना होता है। क्या बोलेंगे, इंस्टॉल करना सीखेंगे। अब अगर कोई पूछे आपसे कि लाइनेक्स क्या है तो क्या बोलिएगा, लाइनेक्स के बारे में अगर एक लाइन कोई पूछ दे आपसे कि लाइनेक्स है क्या, अरे देवा, व्हाट इज लाइनेक्स, तो क्या बोलिएगा,
इसका कोई जवाब तो होगा ना, क्या देंगे? लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स कर्नल. लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स कर्नल that was developed by Linus. नाम उनका क्या था? Linus in 1991, है ना? तो लाइनेक्स क्या है? एक ओपन सोर्स कर्नल है, लेकिन आम बोलचाल में लोग इसको ऑपरेटिंग सिस्टम वो बोल देता है. अब कर्नल क्या बीमारी है ये भी तो समझना पड़ेगा. तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ लो कि राइट हैंड होता है. जैसे कैसे? देखो, अच्छा एक बात बताओ, देश में जो भी काम होता है उसका क्रेडिट अच्छे कामों का किसको मिलता है ना? सरकार को. अब ये तो नया चलन आ गया है कि कुछ होगा, अगर हरियो झंडी दिखाना है तो प्रधानमंत्री दिखाएंगे. रेल मिनिस्टर का भी काम वही कर ले रहे हैं, वन मैन आर्मी, वो अलग बात है. लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? सरकार को जाता है. हाँ, जो फेलियर जहां होता है उसका क्रेडिट, उसका माथा किससे फुटता है? जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं. गलती हुआ तो नपेंगे कौन? वो लोग. और अगर अच्छा हुआ तो पूरा क्रेडिट किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है. सही है, यही कहा जा सकता. तो कहने का मतलब कि अच्छा हो या बुरा हो, सरकार थोड़ी आके करता है. करता कौन है? सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, है ना, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग करते हैं ना. अब जैसे सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक कौन किया? सेना ने किया. लीड कौन किया? तो जो आर्मी ऑफिसर्स रहे होंगे, ऑपरेशन इंचार्ज रहे होंगे, वो ऑपरेट किए होंगे. लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा? सरकार ने ये किया. हाँ, तो उसी तरीके से सारा काम कौन करता है? कर्नल करता है. अब क्रेडिट किसको जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है, जो धड़कन है, जो मेन पार्ट है, वो क्या है? कर्नल. अब ऐसा क्यों होता है जानते हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बच्चा, क्योंकि अगर ये हमारा हार्डवेयर है, चाहे रैम हो, हार्ड डिस्क हो, प्रोसेसर हो, वो यहाँ बैठा हुआ है सबसे अंदर, और इसके ऊपर कौन बैठा हुआ रहता है? कर्नल. कर्नल के ऊपर जो बैठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं शेल. क्या बोलते हैं? शेल. और इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या है? और हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. अब ये जो दोनों पार्ट है, किसका पार्ट है? ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों करिंदे किसके हैं? ये दोनों नौकर किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आया? तो काम भले ही कर्नल कर रहा है, क्योंकि हार्डवेयर को ऑपरेट कौन कर रहा है? कर्नल. लेकिन क्रेडिट सारा का सारा कौन लेके जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है. क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये फोटो बना लो दिमाग में या कॉपी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर होता है. तो यही याद रखना, मैं मजाक मजाक में इस चीज को समझा. सबसे कोर में क्या है? हार्डवेयर. उसके ऊपर क्या है? कर्नल. उसके बाद क्या है? शेल. उसके बाद क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम. और सबसे बाहर वाले आउटर लेयर पे कौन बैठा हुआ है? हम लोग. आगे बढ़े. तो लाइनेक्स इज ओपन सोर्स कर्नल दैट वाज डेवलप्ड बाय लिनस इन 1991. अब रही बात कि लाइनेक्स क्या है, ये तो समझ में आ गया. अब ये समझना है कि बहुत सारे लोग इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. तो हाँ, बिल्कुल बोलते हैं,
लेकिन वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो हम लिखेंगे लैटर Red Hat organization developed an operating system by using Linux kernel and named it RHEL। RHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स। इसी का नाम क्या रखा? रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स। तो बेसिकली इतना लंबा नाम लोग ना बोल करके लाइनेक्स बोल देता है, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? RHEL, रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स। बाद में रेड हैट नाम की कंपनी ने इस लाइनेक्स कर्नल को यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाला, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इसने क्या रखा? RHEL रखा, रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स रखा। और आज के डेट में कोई भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस नहीं है जिसमें कि इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। और अगर कोई भी स्टूडेंट लाइफ में है तो अगर उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो अच्छे से आना ही चाहिए, और अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सीखना है तो उसे क्या सीखना चाहिए? लाइनेक्स सीखना चाहिए। अब आगे बढ़ें कि लाइनेक्स क्या है, इसका जवाब मिल गया। अब लाइनेक्स का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं बोलूं तो क्या लिख सकते हैं? देयर आर डिफरेंट distribution of Linux। There are different distribution of Linux। Like, अब Linux का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे अगर नाम की बात करें तो RHEL नंबर 1 पे रखिएगा ना। लाइक RHEL, लाइक Ubuntu, लाइक CentOS, लाइक Mint, लाइक Fedora, लाइक काली, बहुत सारे हैं इसके। लेकिन जो मेन आपको याद रखना है वो क्या? ये वाला याद रखिए, VVI। और ये भी क्या है इम्पोर्टेंट में, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी VVI है। और फिर कहाँ गया काली? भाई साहब कहाँ है काली? यहाँ पे। तो ये भी VVI है। तो बस इतना याद अगर हमारे पास है और इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन पे काम आता है तो आता है, बात खत्म। ठीक है। अब हमें अगर बोला जाए कि लाइनेक्स सीखना है, मुझे लाइनेक्स के बारे में समझना है, उसके सारे फीचर्स को समझना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए मुझे लाइनेक्स को इंस्टॉल करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? इंस्टॉलेशन ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स को इंस्टॉल करना होगा। अब कैसे इंस्टॉल करेंगे यार? जब इंस्टॉल करेंगे तो उस समय क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, ज़रा उसको हम लोग देखें। जब हम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उसमें सबसे पहला चीज़ हमें क्या चाहिए? एक इंस्टॉलेशन डिस्क चाहिए। क्या चाहिए? जो OS आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो उसका क्या चाहिए आपको? इंस्टॉलेशन डिस्क चाहिए, नंबर 1, है ना। इंस्टॉलेशन डिस्क या ISO चाहिए, इमेज चाहिए, ISO इमेज चाहिए, नंबर 1। और इंस्टॉलेशन के लिए फिर क्या चाहिए मुझे? पार्टीशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा? पार्टीशन। और ये पार्टीशन क्या होता है? तो पार्टीशन बेसिकली बोला जाता है, जैसे मान लो कि कमरा है, अरे इस कमरे में हम अभी क्लास ले रहे हैं, लेकिन हमारे क्लास में उतना बच्चा नहीं है कि कमरा पूरा भरा हुआ है, और एक और दूसरे टीचर है उनके पास भी 2-4 गो बच्चा है।
तो हम चाहेंगे कि इतने दूर में हम भी क्लास ले लें, सेम टाइम पे वो भी क्लास ले लें, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में पार्टीशन करना पड़ेगा। तो पार्टीशन मतलब समझ रहे हो। अब पार्टीशन कितना तरह का बनाना पड़ेगा अगर लाइनक्स इंस्टॉल करना है तो 3 तरह का पार्टीशन बनाना पड़ता है। कितने तरह का, एक रूट, पहला कौन सा पार्टीशन बनाना होता है, रूट। दूसरा क्या बनाना होता है, बूट। और तीसरा कौन सा बनाना होता है, तीसरा बनाना होता है, यहाँ ना लिख करके कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट पार्टीशन। और रूट पार्टीशन क्या करता है, इट इज रूट ऑफ ऑल पार्टीशंस एंड डेटा एंड हार्डवेयर। सब कुछ किसके अंदर रहता है, रूट ही के ऊपर होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं। अब इसके बाद अगर बात करें तो रूट के बाद क्या होता है, बूट। क्या होता है, बूट। इसको बोलते क्या है आम बोलचाल की भाषा में, बूट बोलते हैं, बूट पार्टीशन। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू होस्ट बूट लोडर फाइल ऑफ लाइनक्स लाइक ग्रब। और जो बूट लोडर फाइल होता है उसका नाम क्या होता है, ग्रब। देखो हमारे कंप्यूटर को बूट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो कोई बूट करता होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बूट करता है उसी को कहते हैं बूट लोडर फाइल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है उसे क्या कहते हैं। और लाइनक्स का जो बूट लोडर फाइल होता है उसका नाम होता है ग्रब, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर या ग्रब। ठीक है। अब तीसरा जो पार्टीशन बनता है उसका नाम है स्वैप। क्या नाम है, स्वैप। इसको बोलवो क्या करते हैं, स्वैप ही बोलते हैं। और ये किसके लिए हो जाता है, इट इज यूज टू क्रिएट वर्चुअल मेमोरी, है ना। अब वर्चुअल मेमोरी काहे बनाते हैं, तो देखो अच्छा एक बात बताओ, अभी पढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा हमको डिवाइस रखना है उतना बड़का ही टेबलवार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो कि हमको एक वाव कंप्यूटर रखना है तो क्या करे पड़ेगा, बढ़ावे पड़ेगा। अब इसको हम बढ़ा सकते हैं तो एक टेबल अलग खरीद के लगाना पड़ेगा, महंगो पड़ेगा और जगह ज़्यादा छेक के रखेगा। क्या कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि यहाँ इसे खींच दे तो थोड़ा बढ़ जाए और ज़रूरत ना रहेगा तो फिर कम कर दें। तो ये जो टेम्पररी एक हम स्टोरेज बनाए उसी को क्या बोलेंगे, स्वैप पार्टीशन बोलेंगे। क्योंकि रैम तो हमको जरूरत पड़ने पे तुरंत नहीं बढ़ा सकते हैं। तो स्वैप क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क से ही, परमानेंट स्टोरेज से ही एरिया को, स्पेस को अक्वायर करके आपका जो रैम की कमी हो रही है उसको ये फुलफिल करता है, भरता है। क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं वो करंटली कहाँ लोड होता है, रैम में। और रैम का साइज जितना बड़ा एक साथ उतने सारे हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, और रैम का साइज जितना छोटा एक साथ में उतने कम सॉफ्टवेयर को आप रन कर सकते हैं। तो रैम की कमी को फुलफिल करने के लिए जो हम लोग पार्टीशन बनाते हैं उसका नाम क्या है, स्वैप पार्टीशन। याद रहेगा। अब इंस्टॉलेशन ऑफ लाइनक्स के लिए हमें एक डिस्क चाहिए, फिर पार्टीशन का नॉलेज चाहिए, मतलब 3 तरह का पार्टीशन बनाना पड़ेगा। और कुछ नहीं, फिलहाल के लिए तो और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और चाहिए, दैट इज फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली फाइल सिस्टम होता है सिस्टम टू स्पेसिफाई a structure of the partition। एक पार्टीशन जो बनाइएगा उसका क्या इंटरनल बनावट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, सिक्योर होगा कि अनसिक्योर होगा, कितना बड़का साइज रख। अब जैसे मान लो पार्टीशन कर दिए तो भाई जो पार्टीशन करके दूसरा का पार्टीशन बनाए वहाँ 4 गो कुर्सी लगेगा कि 10 गो लगेगा, ये भी तो तय होगा। तो उसका इसी को बोलते हैं साइज।
तो जब आप कोई पार्टीशन बनाए हैं तो उस पार्टीशन पे मैक्सिमम कितना बड़ा फाइल रख सकते हैं, उस पर सिक्योरिटी कैसा लग सकता है कि नहीं लग सकता है, यही चीज कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीशन। और किसी भी पार्टीशन का जो स्ट्रक्चर बताता है उसी को क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम। तो इसका ही मतलब है कि बिना फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किए हुए पार्टीशन बना तो सकते हैं, लेकिन उस पार्टीशन पे कुछ रख नहीं सकते। जब रख ही नहीं सकते तो पार्टीशन बनाएंगे क्या? नहीं। तो पार्टीशन बनाने के बाद का जो स्टेप है वो क्या है, पार्टीशन का स्ट्रक्चर बताना। देयर आर, लिखते जा रहे हैं क्या सर इसको? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम सपोर्टेड Linux like। अब कौन कौन सा है? ext, xfs, ext और xfs, ये दो मेन फाइल सिस्टम जो यूज होता है कहाँ पे, Linux में, है ना। अगर वही विंडोज पढ़ेंगे तो विंडोज में पढ़ेंगे फैट और NTFS, और Linux में क्या होता है, ext एंड आगे बढ़े। अब हम लोगों को Linux पहले इंस्टॉल करके देखते हैं, फिर Linux पे कुछ काम करेंगे। अब Linux में अगर काम करना होगा तो क्या कुछ काम करना पड़ेगा, बहुत तरह का। Linux जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा कुछ पर्पस होगा, इंटेंशन होगा। तो Linux में हमें जो भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, Linux मैनेजमेंट, Linux सिस्टम मैनेजमेंट ये भी कर सकते हैं, Linux सिस्टम मैनेजमेंट। तो सिस्टम मैनेजमेंट और एक होता है Linux सर्वर मैनेजमेंट। क्या होता है, Linux, एक होता है Linux सिस्टम मैनेजमेंट और एक होता है Linux क्या, सर्वर मैनेजमेंट। अब Linux सिस्टम मैनेजमेंट में क्या करना होगा मेरे को, तो सबसे पहला काम होता है फाइल मैनेजमेंट। कहीं भी कुछ भी अगर हम बनाएंगे तो पहले क्या बनाएंगे, ये जो लिख रहे हैं ये भी किस में लिख रहे हैं, फाइल ही में ना लिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, फाइल मैनेजमेंट। अब उसके बाद फाइल किसके लिए बना रहे हैं, एलियन के लिए नहीं, हम अपने लिए यार, जो हमारे कॉलीग होंगे, हमारे क्लाइंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, यूज़र बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट जब करेंगे तो इसके साथ क्या करते हैं, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रुप मैनेजमेंट। क्या करेंगे, ग्रुप मैनेजमेंट। अब ग्रुप मैनेजमेंट जब कर लेंगे तो क्या करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मतलब कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपग्रेड, ये कैसे होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ें। जब एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन को भी मैनेज करना सीख चुके होंगे तो हम देखेंगे सिस्टम मैनेजमेंट, मान लो IP बदलना है, कंप्यूटर का नाम बदलना है, ये सारा चीज़ सिस्टम मैनेजमेंट। फिर हमें नेटवर्क को मैनेज करना है तो लिखेंगे नेटवर्क मैनेजमेंट। अब अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं कि अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए, तो ऐसा करने के लिए करते हैं हम टास्क शेड्यूलिंग। क्या करते हैं, टास्क शेड्यूलिंग। तो ये सब काम किसके अंतर्गत आएगा, सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे कुछ भी करना हो तो पहले क्या चाहिए, अब बड़ा बड़ा प्लान हम किसी भी चीज़ को लेके कर दें, जैसे प्लान किए बाइक लेंगे तो काकोलत जाएंगे गर्मी में, झरना में नहाएंगे। अब पहले क्या करें, बाइक लेना,
तब काकोला जाएंगे, तब झरना में नहाएंगे, तब मटन बिरयानी जो खाएंगे। तो कहने का मतलब पहला स्टेप क्या, लाइनेक्स इंस्टॉल करना। ओके, तो चले हम लोग लाइनेक्स इंस्टॉलेशन की तरफ। तो इसके लिए क्या भूमिका बना था कि अगर हमें लाइनेक्स इंस्टॉल करना है तो एक कंप्यूटर पे ही नहीं इंस्टॉल कीजिएगा। अब वो कंप्यूटर कैसा बनाया जाए, वर्चुअल। अब वर्चुअल कंप्यूटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, VMware। अब हमरे पे पहले से VMware डला हुआ है, इस पे VMware डालना नहीं है। और अगर आप लोग अपने कंप्यूटर पे देखिएगा तो VMware आप पे डला हुआ नहीं होगा, आपको पहले VMware डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखिए तो मेरे पे कहीं VMware नाम का कोई बीमारी दिख रहा है यहाँ? यहाँ आते हैं हम, क्या लिखते हैं, VMware। हाँ सर, दिख तो गया। क्या इसको ओपन कर सकते हैं? नहीं। क्लिक करते हैं VMware। अब देखो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, VMware वर्क स्टेशन, और कुछ इसका नंबर उम्बर डाले हुए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हमें क्या दिया, एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्या करने वाले हैं, हम एक कंप्यूटर बनाने वाले हैं, एक वर्चुअल कंप्यूटर। इस फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर एक कंप्यूटर जो बनाएंगे उसी को बोलेंगे वर्चुअल कंप्यूटर या गेस्ट कंप्यूटर। ये जो फिजिकल है इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर। होस्ट किसको बोलते हैं, मेजबान को कि मेहमान को, मेजबान। अब मेहमान को क्या बोलेंगे, गेस्ट कंप्यूटर। गेस्ट उन्हीं को ना बोलेंगे। इसमें कहाँ चले आएंगे हम लोग, देख करके बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेना सही है। नया मशीन बनाना है तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देते हैं। इसमें क्या लेंगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लैटर, और इसको चेक करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले कंप्यूटर बनेगा तब ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो इसलिए इस ऑप्शन को चेक करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कौन सा ओएस लेना है, विंडोज 10 ही रहेगा? नहीं, लाइनेक्स रहेगा ना। और लाइनेक्स में क्या रहेगा, इवन तो नहीं। हम पहला कर रहे हैं तो हम पहला क्या, किसको प्रायोरिटी दिए थे कि सबसे बढ़िया क्या है, RHEL 7 को। तो कहीं दिखेगा, ये रहा रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 7। क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट। देख रहे हो यहाँ पहले बताया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है। देखो ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लेना है, लाइनेक्स। वर्जन कौन सा होगा, RHEL 7। क्या करें, नेक्स्ट करेंगे कि बैक? ये तो अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, अगर है तो बैक तो करेंगे नहीं, कैंसिल करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि क्या नाम होगा, जो कंप्यूटर बनेगा उसका कुछ नाम होगा? हाँ, कहीं नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं माई फर्स्ट लाइनेक्स मशीन। क्या ऐसा दे सकते हैं? हाँ, कुछ भी दे सकते हैं। माई फर्स्ट लाइनेक्स मशीन ऐसा दे देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो वर्चुअल कंप्यूटर बनाइएगा, ये जो अतिथि आए हैं, जैसे कि हमारे पास 500 GB का एक कमरा है, तो उसमें से पूछ रहा है कितना एरिया देना है इनको रहने के लिए, मतलब हार्ड डिस्क कितना देना है वर्चुअल कंप्यूटर को। तो 20 GB दे देते हैं, बहुत है, यहाँ लिखा हुआ होगा। अब GB क्या होता है, कल बताए थे आप लोगों को, GB मतलब गीगाबाइट। क्या, और ये है क्या, मेमोरी यूनिट है। GB क्या है, कंप्यूटर के मेमोरी को मापने की इकाई है। नेक्स्ट करें, हाँ कि ना? और फिर क्या चूज करेंगे यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी इतना क्या कर दिया जाए, फिनिश। ये बन के तैयार हो गया हमारा क्या, कंप्यूटर, वर्चुअल कंप्यूटर। अब इसको क्या करेंगे, चालू स्टार्ट करेंगे ना। तो स्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन है दिया हुआ, प्ले वर्चुअल मशीन। प्ले मतलब ऑन करो। तो ऑन जब हुआ तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये अभी खुद से कुछ कर रहा है। ये जो खुद से घूम रहा है, इसको ठेठ भाषा में समझो कि ये खोज रहा है अपने सर्वर को, है ना, कि हमको वहाँ से क्या मिल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मिल जाए, IP मिल जाए। तो ऐसा कोई यहाँ पे अभी सर्वर इसको मिलने वाला है नहीं।
बस एक कुछ ही देर में थक के रुकने वाला है। रुक गया क्योंकि कोई सर्वर है ही नहीं इसके अभी रेडियस में, नेटवर्क में। तो करेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे कि सर्वर से मत लो, हम तुमको दे रहे हैं, है ना। कोई बच्चा है रो रहा है और वो अपनी माँ से बिछड़ गया है कहीं, तो क्या बोलेंगे, अच्छा चुप रहो बाबू, तुमको हम दे रहे हैं, ये ले बिस्किट, ये ले चॉकलेट। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल दे देंगे। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, कहाँ लिखे थे, इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टॉलेशन डिस्क या ISO इमेज, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ चल करके हम क्या लेंगे, यहाँ जाएंगे प्लेयर सेटिंग में, कहाँ जाएंगे, मैनेज, और कहाँ जाएंगे, वर्चुअल मशीन सेटिंग, इस पे जाएंगे। और यहाँ आकर के क्या लेंगे हम, यूज ISO इमेज की बात आ गई। और यहाँ हम वही ना लिख के समझा रहे थे आपको, ISO इमेज चाहिए, तो क्या लेंगे यहाँ पे, यूज ISO इमेज। क्या करेंगे इसके बाद, ब्राउज। अब ब्राउज करने के बाद कहाँ जाएंगे, ब्राउज करने के बाद जाएंगे जहाँ इमेज रखा हुआ है। तो हमारे सिस्टम में इमेज कहाँ रखा हुआ है, कहीं दिखेगा ISO करके, OS ISO है, इसको खोल लें और देखो तो कहीं Linux 7 लिखा हुआ है, यही वाला है ना। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद कैंसिल की ओपन, ओपन करेंगे, और उसके बाद कैंसिल की ओके, ओके। अब इसमें इमेज कनेक्ट कर दी, अब क्या करना होगा मुझे, रीस्टार्ट। तो देखो तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है रीस्टार्ट VM, VM मतलब वर्चुअल मशीन। जैसे ही किए, देखो क्या किया, किससे इस बार बूट हुआ, जो ISO इमेज लगाए हैं। अब ये 3 बात कह रहा है, पहला कह रहा है कि इंस्टॉल करें, दूसरा कह रहा है कि नहीं इंस्टॉल करने से पहले चेक करें, और तीसरा का कह रहा है कि ना ट्रबल शूट कीजिए। अरे तो ट्रबल शूट तो तब ना जब कोई बीमारी होगा, अभी तो इंस्टॉलेशन करेंगे, बीमारी आएगा तब ना। ये वाला कर सकते हैं, लेकिन ये तब करेंगे जब हमको भरोसा नहीं होगा ISO इमेज पे। अगर ISO इमेज पे भरोसा है कि सब सही है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इंस्टॉल। अब कोई मान लो कि हमें पैसा दिया कि सर ये 10,000 है, हम गिनेंगे कब, जब डाउट हो, भरोसा ना हो इसमें। अगर भरोसा है तो सीधा रख लेंगे। तो वही बात है, यहाँ क्या करेंगे, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 7.3, और यहाँ क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, क्या, इंटर। इससे हुआ क्या, इंस्टॉलेशन शुरू। अब फिर बोल रहा है प्रेस द एंटर, कर देंगे एंटर फिर से। अब ये बड़े स्क्रीन में देखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ एंटर फुल स्क्रीन, अब कुछ ऐसा दिखेगा। और जब भी हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बस मुझे इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो केयरफुली मुझे इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा और उसके हिसाब से इसे हमें रिप्लाई करना होगा। तो जो पहला ये आ रहा है कंसोल, इसमें क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि आप वो भाषा सेलेक्ट कीजिए जिस भाषा में आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं। तो कौन सा लैंग्वेज रखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश ही रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू की क्विट, कंटिन्यू ना। अब ये कह रहा है कि ये बहुत पहले का है, तो इसका बाद क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आई वॉन्ट टू प्रोसीड, है ना। कोई बोला कि बहुत पहले का बिस्किट है, खाली पूछेंगे एक्सपायर नहीं ना किया है, लाओ दो, कोई ऐसे कौन सा तुरंत फैक्ट्री से बन के आ रहा है मेरे लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पे चलेंगे। तो डेट एंड टाइम में क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा टाइम जोन क्या होता है, +5:30, एशिया कोलकाता से गाइड होता है ना। तो यहाँ क्या चूज करेंगे हम, एशिया कोलकाता, और क्या लेंगे यहाँ पे, डन, हो गया। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, वो क्या है,
सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है, और इसमें क्या चूज करना है, सर्वर विथ GUI, क्या चूज करना है, और इसके बाद क्या लेंगे यहाँ पे, डन। सर्वर विथ GUI लेने के बाद क्या करेंगे, डन। वो सब मैनुअली बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं। अब इसमें अभी भी देखो बिगिन इंस्टॉलेशन हाईलाइट हुआ है, जैसे क्विट है, क्विट वाला बटन जैसे चमक रहा है, बिगिन इंस्टॉलेशन वाला चमक नहीं रहा है, अभी वो डिसेबल है, डीएक्टिवेट है। तो इसलिए है क्योंकि एक चीज़ और इसको बताना पड़ेगा, पार्टीशन। अभी अभी हम समझाए थे ना आप लोग को कि OS इंस्टॉलेशन के लिए 3 गो पार्टीशन चाहिए, तो पार्टीशन बनाए हैं अभी नहीं, तो इसीलिए अभी बिगिन इंस्टॉलेशन हाईलाइट नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, पार्टीशन कहाँ बनता है, हार्ड डिस्क पे, और हार्ड डिस्क कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, फिर कहाँ जाएंगे, इसी पे जाएंगे, और क्या करेंगे, यहाँ नीचे स्लाइड करके आएंगे। ये देख रहे हो, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे, हमको आना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो सीढ़िया से नीचे उतरेंगे ना, तो इसको खींचेंगे पकड़ करके, आ गए हम लोग नीचे। इसमें क्या चूज करेंगे, इसमें क्या है, अदर स्टोरेज ऑप्शन। अब पार्टीशनिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, मतलब ये कि अपने आप पार्टीशन बना दो, इसका ये मतलब है। और हम चाहते नहीं कि पार्टीशन हम खुद से बनाएंगे, तो क्या चूज करेंगे, आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, इसको चूज कर लिए। फिर से दोबारा आएंगे इस पे, स्क्रॉल करके, और क्या चूज करेंगे इसमें, आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग। अरे सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डन। अब देखिए कुछ ऐसा आ गया, कितना GB का हार्ड डिस्क है हमारे पास, 20 GB का, खाली कितना है, टोटल 20 GB, खाली कितना, खाली हो 20 GB। क्या करेंगे इसमें, इसमें हम आएंगे प्लस पे। इसमें पहला चेंजेस ये कर लो, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि LVM क्या बीमारी है। हम अभी क्या चूज करेंगे, स्टैंडर्ड पार्टीशन, पहले ये चूज कर लेंगे, फिर कहाँ आएंगे, प्लस पे आएंगे। और पहला कौन सा पार्टीशन बनाना है, याद कीजिए, लिखे थे ना अभी MS वर्ड में, रूट बनाना है, और रूट के अंदर सब कुछ रखना होता है। तो रूट का साइज सबसे बड़ा ना रखेंगे क्या, रूट को सबसे बड़ा रखेंगे। तो टोटल 20 GB है, तो 20 GB में बूट के लिए कम से कम चाहिए 3 GB। आज स्वैप के लिए मान लो 2 GB, तो 3 2 कितना, तो 15 इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं। तो चलो 15 न देंगे, थोड़ा और कंजूसी कर लेते हैं, 14 तो दे सकते हैं, हाँ 14 दे सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, 14 GB। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड माउंट पॉइंट, क्लिक कर देंगे इस पर, देखो बन गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर प्लस पे जाएंगे, दूसरा का पार्टीशन बनाएंगे ना, तो फिर प्लस पे जाएंगे, और क्या लेंगे इस बार, बूट। इस बार क्या लेंगे, बूट, यही तो बोले थे, बूट। अब बूट का साइज कितना दे देते हैं, बूट का साइज मान लो 5 GB दे देते हैं, कितना दे देते हैं, 5 GB। तो क्या ले लेंगे, 5 GB, और क्या करेंगे, ऐड। अब कितना बच गया, लगभग 2 GB से कुछ ज़्यादा, तो क्या करेंगे, फिर ऐड, और यहाँ क्या लेंगे, स्वैप लेंगे, और साइज कितना दे देते हैं, 2 GB दे देते हैं, 2 GB, और क्या करेंगे, ऐड माउंट पॉइंट, बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, पार्टीशन बन गया ना अपना। अब डन कर दो। अब ये पूछेगा कि जितना पार्टीशन वोटिशन बनाए हो, देख रहे हो यहाँ XFS स्वैप ये सब लिखा आ रहा है ना, ये क्या है, फाइल सिस्टम है। इसको ये जो बदलाव किए हैं उसको आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे, एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फिर वहीं पहुंचा देगा, तो एक्सेप्ट करना है ना, तो एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे ही इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ यहाँ पे देख रहे हो, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में क्या रहा है, कस्टम पार्टीशनिंग, और यहाँ क्या हो गया, हाईलाइट कर गया, बिगिन इंस्टॉलेशन हाईलाइट कर गया। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे,
इंस्टॉलेशन शुरू। अब ये जो आ रहा है रूट पासवर्ड और यूज़र क्रिएशन, इसका क्या मतलब है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मालिक होता है, मतलब सबसे पावरफुल यूज़र, उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट या सुपर यूज़र। उसी तरीके से अब जितने भी विधायक दल का जो मुखिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। उसी तरीके से जितने एमपीज के जो मुखिया चुने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीएम, है ना, प्रधानमंत्री। उसी तरीके से यहाँ यूज़र का जो मुखिया है वो कौन है? रूट। और जिसका नाम क्या है? सुपर यूज़र। तो सुपर यूज़र के ऊपर पासवर्ड लगाना है मेरे को, तो क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 ABC@123 और क्या करेंगे? डन करेंगे तो बोलेगा कमज़ोर है। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर देंगे ये चीज़। अब एक तो रूट यूज़र रहेगा जो सबसे पावरफुल है, तो क्या सब काम रूटे करेगा? नहीं, एक वो यूज़र भी बना देते हैं, कुछ काम यूज़र करेगा। क्लिक करेंगे, यूज़र का नाम क्या डाल दें? यूज़र का नाम मान लीजिए रिजवान डाल देते हैं। क्या लिखते हैं स्पेलिंग? RIZ ना, WAN, रिजवान। और पासवर्ड डाल देते हैं इनका भी ABC@123 ABC@123 और क्या कर लेंगे इसके बाद? डन। तो एक रूट नाम का यूज़र होगा जो सुपर यूज़र होगा, और एक यूज़र क्या होगा? रिजवान नाम का होगा। अभी ये प्रोसेस क्या चल रहा है? लाइनेक्स इंस्टॉलेशन का। तो जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है वीडियो को हम क्या कर दें? पॉज कर दें। खामखा लंबा बनेगा वीडियो और उतना आप लोगों को देखना झेलना पड़ेगा। चलिए इसको अभी हम पॉज कर दें।